ग्रेविटेशनल फील्ड नेचर में दो तरह का फोर्स होता है, हमेशा दो ही तरह का हर चीज होता है। नेचर में जो दो तरह का फोर्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका बेसिक क्या है, तो उसका बेसिक है फोर्स दूसरे पे लगाने का तरीका, विधि। एक है कि मान लो हम इस स्टूडेंट को धक्का देना चाहते हैं, तो धक्का देने के लिए इसको छूना पड़ेगा, बिना छुए तो ऐसा होगा नहीं कि अब ऐसा बोले जाग गिर जाए तो ऐसे गिर जाए, उसके लिए धक्का देना तो टच में आना जरूरी, बिना कांटेक्ट में आए धक्का नहीं दिया जा सकता। या फिर अगर हम है ना इस दोनों पाम के बीच अगर फ्रिक्शन जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी, कांटेक्ट में नहीं आएगा फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, दोनों हाथ एक दूसरे से अलग है तो क्या इनके बीच नॉर्मल काम कर रहा है, टच करेगा तब नॉर्मल, तो इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जब तक बॉडी इस कांटेक्ट में नहीं आएगा फोर्स नहीं लगेगा, करेक्ट। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स के लिए बॉडीज का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशन, क्या दोनों टच में नहीं है, ठीक है। घर में भी बैठ के आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, एक हाथ में एक मैग्नेट ले लीजिए, दूसरे हाथ में मैग्नेट है, दोनों टच में नहीं है फिर भी फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फोर्स। एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, दोनों टच में नहीं है फिर भी फोर्स लगा है, सही है। इसको कहते हैं फील्ड फोर्स। तो जो आप आज फील्ड सुन रहे हैं ना, ये आज के बाद आप तीन अलग अलग जगह सुनिएगा। आज आप सुनेंगे ग्रेविटेशन का फील्ड, चैप्टर ग्रेविटेशन करेक्ट है। फिर आप जब 12 के फर्स्ट चैप्टर में आइएगा आप सोचिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का फील्ड। फिर थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक, मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तीनों फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स के काम करने का तरीका होता है, दो के बीच फोर्स लगता है, जैसे सन और अर्थ के बीच फोर्स लग रहा है, मेरे तुम्हारे बीच भी फोर्स लग रहा है, ये सब ग्रेविटेशन फील्ड का एग्जाम्पल। इसमें एक होता है सोर्स और एक होता है टेस्ट। सर सोर्स कौन टेस्ट कौन, जो भारी है सोर्स, जो हल्का है टेस्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है। जिसका आप फील्ड पढ़ रहे हैं वो सोर्स और जिस पे आप फोर्स पढ़ रहे हैं वो टेस्ट। मतलब मेरा फील्ड, मेरे कारण किसी एक्स पर्सन के ऊपर फोर्स, मेरे कारण उस फोर्स, उसके कारण मेरे ऊपर फोर्स, दोनों में अंतर है ना। मेरे कारण अगर उस पे आप फोर्स ले रहे हैं तो उस समय हम सोर्स है, फील्ड मेरा होगा, फोर्स उस पे लगेगा, ठीक है। और अगर उसके कारण आप मेरे ऊपर फोर्स सोच रहे हैं तो उस समय हम टेस्ट हैं, वो सोर्स है, फील्ड उसका, फोर्स मेरे ऊपर लगेगा। जब कभी भी आप किसी सोर्स के चारों तरफ, सोर्स मास, या मास से बात करते हैं, ठीक है। अब दिमाग में कोने में रखना कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो चार्ज का फील्ड पढ़ोगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे मैग्नेट का फील्ड पढ़ोगे। अब ये लोग पूरा कंसंट्रेट रहेंगे मास के फील्ड पे, दैट इज ग्रेविटेशन। अगर हमसे बोलने के दौरान गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी है पहले से, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा सब चीज मिला हुआ है कि कभी बोलचाल में हो सकता है हमको कुछ लिखा रहे हो, हमको बोलना है ग्रेविटेशनल फील्ड, मुंह से निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने से लिख देना ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ थ्री डायमेंशनल फील्ड, थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड एनी मास in which if any other mass will come, अगर कोई दूसरा मास उसके आया या रहता है, it will experience a force due to first mass. That first mass is called source mass and that mass which experience force is called test mass. ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है भाई, तो एक थ्री डायमेंशनल रीजन है, किसी सोर्स मास का, किसी सोर्स मास का वहां से लेके इंफिनिटी तक का एक थ्री डायमेंशनल रीजन, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा इस सोर्स मास का होता है। अब देखिए
हम आपसे एकदम आपका जनरल लॉजिक पूछेंगे, आप जनरल लॉजिक में बोलिएगा और देखिएगा नेचर का सबसे बड़ा फोर्स आपके सिंपल लॉजिक के हिसाब से काम करता है। जो जितना बड़ा होता है उतना सिंपल, ये सिंपल लॉजिक पे एकदम काम करता है। तुम बताओ इस सोर्स मास के नजदीक में यहाँ पे एक m1 है और थोड़ा दूर में एक m2 है, किस पे ज्यादा फोर्स सोर्स मास का लगेगा? m1 पे, जो नजदीक। m2 पे कम लगेगा। मतलब आपको एक क्वालिटी आपको पहले से पता है कि सोर्स का ग्रेविटेशनल फील्ड नजदीक में स्ट्रॉन्ग और दूर में वीक होगा। कोई रूल नहीं चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बोलचाल की भाषा में सीख लिए कि सोर्स से जितना दूर जाएंगे हमारा फील्ड उतना वीक होते जाएगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ ना कुछ अपना स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ को मेजर करना है, जैसे मेरे हाथ में जो ताकत है उसको मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के पीछे का लॉजिक। तो देखो एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर सोर्स का जो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखा है उसका एक स्ट्रेंथ होता है। हर स्ट्रेंथ को मेजर करने का कोई ना कोई तरीका होता है। जैसे हाँ अभी एग्जांपल याद आ गया कि हम तुमको बोल रहे थे कि मेरे हाथ में है ना किसी काम को करने का एक स्ट्रेंथ है, इसको आप मेजर कैसे करते हैं? तो सर हाथ से जो आप फोर्स लगाते हो उस फोर्स को मेजर करके हम लोग बता सकते हैं कि आपके हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ है या किसी और के हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ, करेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक है किसी पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड भी पढ़ेंगे और साथ में डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दीजिए, याद है यूनिट एंड डायमेंशन इन सब में क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताओ, यूनिट बताओ, पोटेंशियल का डायमेंशन बताओ, वो सब यहाँ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो हमारा मेन डिस्कशन आज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से स्टार्ट होगा। Gravitational field intensity is nothing else but simply to measure the strength of gravitational field of any source mass at any point. ज्यादा फास्ट हो गया इंग्लिश, धीरे हिंदी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने का एक तरीका है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ये फिगर बनाने का जगह छोड़े, नीचे स्टेटमेंट स्टार्ट, नीचे लिखना है इसमें that three-dimensional space around any source mass, that three-dimensional space around any source mass in which if any test mass is present, comma, it will experience gravitational force, due to source mass. It will experience gravitational force due to source mass. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे to measure the strength of gravitational field of any source mass, we can use फर्स्ट में लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड में लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
सीधा फर्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना नहीं लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे सर, ठीक है, सिंबल में ऐसे लिखेंगे। अब एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। यहाँ जगह छोड़ के रखते हैं, कुछ लिखना है बाद में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। सर इसका मतलब मान लो ये सोर्स मास और आप यहां से r डिस्टेंस अवे इसके फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं। देखिए बनाएंगे तो ऐसे ही ना, लेकिन आप बोल सकते हो कि सर यहाँ सोर्स मास है, यहाँ स्ट्रेंथ मेजर कर लो, या यहाँ कर लो, या यहाँ कर लो। नहीं, आप यहां से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो आप पहले क्या करें, यहां पे एक टेस्ट मास रख दें, ठीक। टेस्ट मास पे फोर्स निकालें, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट मास। तो जो हमारे टेस्ट मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैन बी राइट दैट g सोर्स मास टेस्ट मास डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब आप निकालो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। देखो बाय डेफिनेशन जो तुम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास बोल रहे हो वो कुछ और नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय टेस्ट मास। पर यूनिट टेस्ट मास यही होगा, इसी को आप फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। यूनिट मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो चलो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, g सोर्स मास टेस्ट मास बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। क्या ये टेस्ट मास कट गया? तो आपके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ g सोर्स मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। किसी भी सोर्स मास का r डिस्टेंस अवे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक सोर्स मास का खुद का मास और दूसरा डिस्टेंस ऑफ कितना, ठीक है। अब आइए इसके बारीकी में, ये तो ऊपर ऊपर का बात है, ये ऊपर ऊपर का बात है। डेफिनेशन कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट टेस्ट मास इज वेरी स्मॉल, और यहाँ खेल स्टार्ट हो जाता है कॉम्पिटिशन। प्रोवाइडेड दैट टेस्ट मास इज वेरी स्मॉल, लिमिट लिखे हैं टेस्ट मास टेंड्स टू 0, लिमिट टेस्ट मास टेंड्स टू 0। सर इसका मतलब नहीं समझ, ठीक है। इसका मतलब समझने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा चीज उसको समझना होगा। बताओ इस रूम में कौन टेस्ट मास है और कौन सोर्स मास है? सुनाए बोलो। सोर्स मास और बाकी सब बच्चे टेस्ट मास। तो आप गलत है, नेचर किसी को सोर्स और टेस्ट बना के नहीं भेजा, ये तो आपके पढ़ाई के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किसका फोर्स और किस पे लेना चाहते हैं। आप मेरा फोर्स अपने ऊपर फील करेंगे तो हम सोर्स है, आप टेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ऐसा है क्या कि आप मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे? आप भी तो मेरे ऊपर फोर्स लगा, इसका मतलब आप सोर्स है, हम टेस्ट है। अब कहानी का ट्विस्ट सुनो। आप चाहते हैं कि रूम के कोने में, सपोज रूम के कोने में, कोना तो तुमको दिखाई नहीं देगा, हम इधर दिखाए तो ये कोना है, रूम के इस कोने में मेरा फील्ड का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है यहां, ठीक। तो वहां पे कोई मास रखोगे ना, ये टेस्ट वाला थ्योरी के हिसाब से। अब मेरा वजन है सपोज 60 केजी, 70 केजी, और तुम यहां रख दिया है एक 100 केजी का बॉडी, तो भाई वो भी तो फील्ड बनाएगा ना अपना, आप उसको रोक तो नहीं सकिएगा, वो फील्ड बनाएगा ही बनाएगा।
अगर वो भी फील्ड बना रहा है तो मेरे फील्ड का एक्चुअल मेजरमेंट आप कैसे कर पाएंगे? नहीं समझा? इसको और अच्छे से आप समझना। ये जो 6-7 वो फैन है सब ऑफ है, तो मेरा साउंड बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, मजा भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप भी शांत एकदम इजी, ठीक है? अगर आप भी मेरे साथ बोलने लगे, फैन भी है ना बोलने लगे, तो क्या आपको मेरा साउंड उतना ही एक्यूरेटली और उतना ही क्लियर सुनाई देगा जैसे अभी? आप शांत रहिएगा, आप कोई हल्ला नहीं कीजिएगा, आप अपना फील्ड नहीं बनाइएगा, तब ना मेरे फील्ड का इफेक्ट आपको क्लियर प्रोनाउंस होगा, सुनाई देगा। आप यहां पे रख रहे हैं, मेरा वजन है 70 केजी, आप यही रख दे रहे हैं 100 केजी, तो भाई वो भी तो अपना फील्ड बनाएगा, तो मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए, वहां 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम रखिए, आपको तो काम है केवल फोर्स से। इसलिए बोला जाता है कि टेस्ट मास शुड बी वेरी स्मॉल। अगर टेस्ट मास बड़ा रहेगा तो क्या सोर्स मास का एक्चुअल फील्ड हम लोग मेजर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। सो टेस्ट मास जितना 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 छोटा रहेगा, याद रखना थ्योरी से निकाला हुआ चीज और वहां एक्सपेरिमेंट में किया हुआ चीज उतना ही क्लोज आता है। अब थ्योरी से तो हम निकाल लिए भाई, कुछ आगे मान ले 10 न्यूटन पर केजी आ गया, न्यूटन पर केजी होगा ना, न्यूटन पर केजी इसका यूनिट। बाकी डायमेंशन भी लिख सकते हो, डायमेंशन अगर कट करोगे तो 80 - 2 आ गया, ये डायमेंशन हो गया इसका, ठीक है? अब आप थ्योरी से निकाल लिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 5 आ, अब वहां चल गए एक मशीन लेके मेजरमेंट करने, और वहां गलती से रख दिया 5 केजी का बॉडी, भारी बॉडी। अब यहां तो आपकी थ्योरी के हिसाब से 5 आ रहा था, वहां पे हम भारी बॉडी रख दिए तो 5 की जगह पे ना 4 आ रहा है, आपको एरर मिलेगा। फिर आप 5 केजी हटा के 5 ग्राम का बॉडी रखिए, ठीक है? तो 4 की जगह 4.98 आ गया, आपका थ्योरी 5 है। आप 5 ग्राम से भी और कम 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 करके 1 ग्राम कर दिए, तो ये 4.987 आ गया। बात समझ? आप जितना छोटा बॉडी रखोगे टेस्ट मास के फॉर्म में, उतना एक्यूरेट आंसर है। इज दिस क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे चीजों को, कहीं कोई दिक्कत समझने में? ठीक, ये है gm/r², यहां मास सोर्स मास का लेना, और इसका डायरेक्शन, बिकॉज ये वेक्टर है, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास। जो सोर्स मास है उसी की तरफ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास, ठीक है? सर क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि मान ले जैसे यहां पे कोई सोर्स मास है, देखिए अगर कोई भी डाउट होगा ना, फिर बोल रहे हैं हमसे बात, किसी को भी डाउट है, देखिए आपको नहीं पता कि आपका डाउट दूसरे को कैसे हेल्प करेगा, आप पूछिए, तो डिस्कशन ही फिजिक्स है, यहां लिख दें, छाप लो फिजिक्स। बोलो कुछ बोलना। ये सोर्स मास है, हम चाहते हैं यहां पे इस पॉइंट P1 पे इसके फील्ड का डायरेक्शन बनाना, इसकी तरह बना दो। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, सर मैग्नीट्यूड, उसके लिए डिस्टेंस देख ले भाई, डिस्टेंस देख लो, gm/r² लगा दो, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन ये। सर यहां पे कोई है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इधर होगा P2 पे, सर मैग्नीट्यूड चाहिए, निकाल लेना डिस्टेंस के हिसाब से। करेक्ट? समझ में आ रहा? तो ऊपर जो लिखे हैं उसका मतलब समझ में आया, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास, डायरेक्शन किधर होगा? सोर्स मास की तरफ, ठीक है? तो ये रहा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड का इनिशियल वैल्यू। कोई भी पॉइंट मास है, जैसे मान लो सन है, सन से हम लोग है ना 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है, ठीक? सन का एक मास है 10⁻30 केजी के ऑर्डर में। आप चाहते हैं कि सन का है ना हम लोग अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाले, तो जी ले लेना, मास ऑफ सन पुट कर लेना, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना, तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? नोट करो। एक डेफिनेशन लिखना होगा वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, यहां पे डेफिनेशन लिख लो तो थोड़ा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी of any source mass, gravitational field intensity of any source mass at any point
will be equals to gravitational force acting per unit test mass will be equals to gravitational force acting per unit test mass. Gravitational force acting per unit test mass, provided that test mass is very small. Provided that test mass is very small. नीचे पैराग्राफ चेंज करके एक और लाइन लिखना. If test mass is not small, if test mass is not small, comma, it also creates its own gravitational field along with gravitational field of source mass. It also creates its own gravitational field along with gravitational field of source mass. So observed value of gravitational field. So observed value of gravitational field is different from actual value of gravitational field intensity. Is different from actual value of gravitational field intensity. So test mass should be very small. So test mass should be very small. Note करो थोड़ा. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मान लो जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे मास का एक सिस्टम है, m1 है, m2 है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा मासेस भरा हुआ और आपको कोई एक पॉइंट बोल दिया गया है जहां पे बोला गया नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो. तो m1 की वजह से जो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको निकाल लें. डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बना दें. इसी तरह 2 को ध्यान में रख के E2 बना लें और n को ध्यान में रख के En ड्रॉ कर लें. किसी भी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे तो उस पॉइंट का नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होता है. क्या सम? तो E नेट अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट के कारण जो फील्ड है, सेकंड के कारण जो फील्ड है, इन सब का वेक्टर सम होता है. कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, चलो कुछ इजी क्वेश्चन कर लो फिर आपको दिखाएं. देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत इजी है. सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ. सर 0. वेरी गुड. E net at center is equals to 0. ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड.
यहाँ 3 इंट पे 3 मास रखा है, बोला गया कि जो चौथा इंट खाली है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ पी पॉइंट पे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे 0 की नॉन जीरो, ठीक है। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड जो बोला वो, हां सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। थर्ड में होगा। फर्स्ट में कहां जा रहा था, धकेल रहा क्या कि खींच रहा, खींच रहा ना, धकेल नहीं रहा, ग्रेविटेशन धकेलता नहीं, अच्छा खींचता है। तो देखो भाई इधर है, इसका इधर है और ये वाले का इधर है, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में ना आएगा। एक्चुअल कैलकुलेशन कर लोगे कि कर दे, कर लो, गुड, ठीक है, कर लोगे ना, कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, ओके। आंसर दीजिएगा, आप अगर हिस्सा लीजिएगा तभी मजा आएगा, नहीं हिस्सा लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। वन 2 3 4 5 6 ये ऑरिजिन। जहां भी मास रखेंगे इक्वल मास रखेंगे m, जहां भी मास रखेंगे इक्वल मास रखेंगे m, ठीक है। मास प्लेस्ड एट ई नेट आपको बताना है, मास कहां रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पे मास रख दिए, बताओ नेट फील्ड ऑरिजिन पे 0, बट 1 2 3 4 5, अब बोलो सर आई कैप के अलावा कुछ होगा। हाँ पहले तो नॉन जीरो, बहुत कोई बोला नॉन जीरो, एकदम सही बोला। डायरेक्शन में क्या बोल रहे हो तुम लोग, सर आई कैप के अलावा, आई कैप के अलावा, सब कोई समझ में आया। छठा नंबर पे नहीं है तो 3 को कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो 3 खींच रहा है तो 3 के लिए बिल्कुल सही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही है। 1 2 3 4 बोलो। सर ओरिजिन से 30 डिग्री ऊपर, हाँ ये बात सही है, नॉन जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और लड़का थोड़ा और एक्यूरेट बोल रहा है, बोल रहा ओरिजिन से 30 डिग्री एंगल पे होगा, ये सही है कि नहीं, मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे। यस का साउंड लास्ट तक नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ बिल्कुल सही। एक्चुअली देखिए 1 और 4 बैलेंस हो जाएगा, 5 बैलेंस करने के लिए नहीं है, 6 नहीं है, तो 2 और 3 बचा, रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा। क्या ये 60 है, यहां से 60 अगर है तो ये बीच में आएगा, तो तीसरी ना होगा, तो नॉन जीरो 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए अभी डाटा बताना होगा, ठीक है, अभी तो हम खाली ऐसे ही चल रहे हैं। 1 3 5 आगे बोलो, 1 3 5 पे है, 1 3 और 5 पे है, 2 4 और 6 पे नहीं है। अब ठीक है, आपकी बात सुन ली, अभी और भी आने वाले हैं, बहुत कोई उम्मीदवार है। 0 से
ठीक है, मान लिया। और आगे और इधर 0 क्यों? बोले सर। हाँ बोलो। सर वेक्टर 1 और 3 के बीच में सर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सर उसका रिजल्टेंट 2 की तरफ आएगा, सेम मैग्नीट्यूड, और सर 2 और 5 आपस को बैलेंस कर देगा, तो इसलिए रिजल्टेंट 0। कोई दिक्कत समझ में आया? तीनों के बीच का एंगल 120 120 120 बन रहा है, तीन फैक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 पे रहेगा, रिजल्टेंट एकदम सही जी। तो डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं। 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। जीरो या नॉन जीरो? डायरेक्शन इज टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलो या 60 डिग्री फ्रॉम एक्स बोलो, सही ना? ये 60 डिग्री फ्रॉम एक्स 2 की तरफ बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही, 60 डिग्री फ्रॉम एक्स। चलो वेरी गुड। अब हमको कुछ बता रहे, सुनो। आप जहां भी आपको लगे gm/l² है उसको आप e मानिएगा, ठीक है? जहां भी लगे gm/l² उसको आप e मानिएगा, e के टर्म में आंसर दीजिएगा। बताइए पहला वाला हो तो बताओ, सेकंड वाले का आंसर बताओ। आप बोले ना नॉन जीरो, कुछ वैल्यू होगा ना? बताइए। ई होगा, बिल्कुल सही। केवल किसकी वजह से हो रहा है? 3 की वजह से हो रहा है। तो 3 से यहां तक का डिस्टेंस एल ही होता है। मतलब ये रेगुलर हेक्सागोन का प्रॉपर्टी है कि जो उसका एज लेंथ होता है वही सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता है। रेगुलर हेक्सागोन का ये प्रॉपर्टी। तो एकदम सही बोले आप लोग, दैट इज आंसर। यहां हम लोग लिख सकते हैं gm/l², करेक्ट? अगले केस में बोलो भाई, वैल्यू बताओ। सर e cos 30 प्लस e sin 30 j, मतलब सर e cos 30 i कैप प्लस e sin 30 j कैप। हां √2e, हां रूट सुने मन में बाहर आ गया, 2 सुने √3। कौन कौन है सर? 2 के कारण e, 3 के कारण e, बीच में 60 सीधा नहीं हो सकता, √3e। तो यहाँ पे कितना? √3e, करेक्ट ना? 0 है। अगला बता दो। अरे जल्दी हो गया तो सोच लो। सब खेल हो रहा है वेक्टर। 2e बोल रहा है 2e, 2e करेक्ट, 2e। समझिए समझिए, देखिए सबको देखिए, सबको 1 पे है e होगा, ठीक? 2 पे है e होगा, 3 पे है e होगा। 2 वाला e को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 का e खत्म। तो 1 का e और 3 के e के बीच का एंगल 120 है। 120 पे अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट भी सेम होता है। e बीच का एंगल 120, तो इधर e ही होगा, तो इधर e होगा और पहले से भी दोनों e जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 2e। कोई दिक्कत? दिमाग अगर सही टाइम पे काम करेगा तो ऐसे क्वेश्चंस होता है, बाकी आप यूज करेंगे। नोट कीजिए। देखो अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रॉपर्टी है। ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर का सहारा ले रहे हैं हम लोग, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है। जैसे आप हल्का है या भारी, इसको बताने का दो तरीका है। तो मास भी बता दोगे तो भी हम आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, और वेट बता दोगे तो भी आइडिया लगा लेंगे। मास बोलोगे 50 kg, हम समझ गए, ठीक है। तुम बोलेगे नहीं सर मेरा वेट है ना 490 न्यूटन, ठीक है, 9.8 से मल्टीप्लाई करके 490 न्यूटन, हाँ, तो भी हम आइडिया लगा लेंगे। मास इसका अलग, वेट बैक कर खेल भाई, ठीक। तो हम लोग है ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सीखे, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, पता चला। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज स्केलर क्वांटिटी, नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसको हम लोग मानते हैं कि ये फील्ड का प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको मेजर करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग। बोला जाता है क्या कि इंफिनिटी से उठा के किसी यूनिट टेस्ट मास को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ले, जब आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से इंफिनिटी से उठा के किसी सोर्स मास के नजदीक में लाके रखते हैं, तो वहां तक लाने में जो आप वर्क किए हैं वो उस पॉइंट पे सोर्स मास के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आया? सुनो अच्छे से। मान लो जैसे ये कोई एक सोर्स मास है और तुम चाहता है यहां से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे, यहां से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में मेजर करना। पूरा कहानी समझ में आया? ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ किसके टर्म में मेजर करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये इंफिनिटी, यहां से एक यूनिट टेस्ट मास लेंगे, यूनिट टेस्ट मास 1 होगा, उसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से, आप अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों बोल रहे हैं पता है क्यों? क्योंकि वो मास हमेशा उसको अंदर खींचता रहे, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। आप यहां मास छोड़ दीजिएगा तो खींच नहीं लेगा, अपने से खींच लेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तो आपको हमेशा पीछे खींच के रखना, आपको हमेशा पीछे खींच के रखना। आपके हाथ से छूट जाएगा तो एक्सेलरेट हो, नहीं समझ रहा? समझ में आ रहा? तो वहां हमेशा पीछे खींच के रखना, ठीक है। तो आप जब पीछे खींच के रखेंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे आगे, वैसे पीछे खींच के रखेंगे आगे आना, हाँ ठीक है। आपको उतना ही फोर्स लगाना है जितना क्यों खींच रहा, उससे ज्यादा नहीं लगाना कि आपको अपनी तरफ खींच लेना। आने दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आने दीजिए। तो जब आप इंफिनिटी से लाकर उसको इस पॉइंट पे रखिएगा तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो आपका जो किया गया वर्क है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। Definition: the amount of work done by external agent in bringing a unit test mass from infinity to any point with constant velocity is called gravitational potential at that point. वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, छोटा सा डेरिवेशन कर देंगे। लिखो इसको, the amount of work done by external agent, the amount of work done by external agent in bringing unit test mass from infinity to any point, with constant velocity, will be equals to gravitational potential at that point. Will be equals to gravitational potential at that point. ठीक है। Now see this is small derivation. आप यूनिट मास को इंफिनिटी से ला रहे थे, इसी क्षण वो मास यहाँ है, कौन है यहाँ पर? यूनिट टेस्ट मास।
इससे x डिस्टेंस अवे at any instant unit test mass is at t dash. So force acting per unit टेस्ट मास, जो हमारा यूनिट टेस्ट मास है उस पे पर यूनिट टेस्ट मास कितना फोर्स लग रहा है। देखो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लिख रहे हैं, समझना अच्छे से, G सोर्स मास यूनिट टेस्ट मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अच्छा आपको पता चला, अभी जो आप थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़े थे, ये पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी था, E था ना, Gm/r²। इसका डायरेक्शन किधर है? अंदर E। आप किधर फोर्स लगा रहे? बाहर, ताकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंटली मेंटेन रहे। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स आपको बाहर लगाना पड़ेगा। टू मेंटेन constant velocity, to maintain constant velocity, F external जो हम लिख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए, आप इसको वेक्टरली यहाँ पे माइनस ई लगा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। मास ऑफ सोर्स बाय एक्स स्क्वायर। अब आप डिफिनेशन पे अगर गौर करेंगे तो आपको इसी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है। सही, वर्क निकालने का दो मेथड आप सीखिए, सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर कैलकुलस। यहां कौन लगेगा? कैलकुलस, कारण फोर्स इज डायरेक्ट। तो अभी आपको इसका वर्क निकालना है। तो फाइंड वर्क ऑफ F एक्सटर्नल यूजिंग कैलकुलस। तो आ जाओ भाई कैलकुलस पे। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लो यार, इसको लाना ही है सहल। तो आपके वर्क के लिए हुआ F एक्सटर्नल, साथ में dx और साथ में हो गया cos 180। अच्छा ये 180 कहां से है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, फोर्स उधर लग रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है तो cos 180। तो आपके पास आया dw इज इक्वल्स टू माइनस gm/x², साथ में dx और फिर से एक -1, तो dw हो गया gm/x² साथ में dx। तो अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ dw कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ gm/x² dot dx, that w will be equals to gm बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻² dot dx। बोलो शुरुआत में वो यूनिट मास कहाँ था? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी होगा x का वैल्यू, वहां से लाते 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 इस पॉइंट पे रखे हैं तो x कितने के बराबर? r के बराबर, इंफिनिटी से लेके r तक। So this work will be equals to gm। क्या यहाँ पे x पे पावर -1/-1 आएगा? लगाओ दिमाग, ये माइनस बाहर आ गया, -gm r पे पावर -1, इंफिनिटी पे पावर -1। कोई बता रहा है इंफिनिटी पे पावर -1 कितना? 1/∞ कितना? 0। 1/∞ 0, 1/r बचेगा। तो आपके इस वर्क का वैल्यू हो गया -gm/r। इतना काम आपको करना पड़ेगा यूनिट टेस्ट मास को इंफिनिटी से ले जाकर उस पॉइंट पे रखने में। हर चीज इतना अच्छे तरीके से फिजिक्स में चलता है ना, सब खुद आंसर देता है। आप इसको हमेशा राइट खींच रहे थे, आ रहा था लेफ्ट,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए था, आया है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली आप मेंटेन रखें, आपका किया गया वर्क सिस्टम का उस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाता है। दिस वर्क will be equals to potential at that point. Potential at that point, उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया माइनस gm/r। उस पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया माइनस gm/r। ठीक है, उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, gm/r²। उसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो वेक्टर अपने से डायरेक्शन दे रहा है, यहां स्केलर है माइनस gm/r। ये माइनस क्यों आया वो समझ में आया तुमको? क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, तो माइनस है। इतना डीप कोई पूछता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज आपके पास हर चीज क्लियर। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले दिन से